महिला सशक्तिकरण ऐसा टॉपिक जिस पे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, डेली इस पे कुछ ना कुछ चर्चा बना रहता है। इसी कड़ी में आज आपकी मुलाकात हम अंजना भागी जी से कराएंगे, जो सेक्टर 11 है उसकी पहली महिला सेक्रेटरी है। इनसे चर्चा करेंगे। एक नोएडा में एक कैंपेन चल रहा है, क्लीन नोएडा ग्रीन नोएडा, उस पर चर्चा करेंगे। इनकी जीवन के शैली, इनके जीवन के और क्या क्या काम है उन पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी ऐसी मूवी के राइटर के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत है चेतना मंच के इस मंच पे। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल कि ये जो सफ़र है जी, कि देश को बदलना है, सफाई में अपना हाथ बटाना, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ये सफ़र मेरा ऐसे शुरू हुआ कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। जब भी नोएडा में, खासकर जैसे सेक्टर 11 में मैं रहती हूँ, कोई भी इंसान नया घर खरीदता है, नोएडा अथॉरिटी ने हर घर के आगे एक पेड़ हमें दिया था। पता नहीं क्यों बहुत विरले इंसान थे जिन्होंने उस पेड़ को आकर खुशी से देखा। बाकी सब ने ये देखा, ओ ये क्यों है यहाँ पर, यहाँ तो गाड़ी खड़ी होगी। मकान सुंदर बनाने में 2 साल लगाते और उस बड़े हुए पेड़ को काटने में 2 मिनट नहीं लगाते। शाम को पेड़ कटता, सुबह तक वो कहीं चला भी जाता, जड़ों में भी कुछ ना कुछ डल जाता और मेरे दिल में एक खंजर सा घुस जाता। पावर कोई थी नहीं, स्टूडेंट थी, पढ़ रही थी, तो दिल में आता था कि कभी तो कुछ ऐसा हो कि मैं इन पेड़ों की रक्षा कर सकूं। रामायण में एक श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो सपना आप देखते हो वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका होता है, इसलिए वो आपको सपने की तरह आता है। वही हुआ कोरोना काल में। मुझे पता नहीं कैसे हमारे ही प्रेसिडेंट सेक्टर 11 के आए और जनरल सेक्रेटरी हमारे कोरोना से चले गए थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे सेक्टर की जनरल सेक्रेटरी हो जाइए। मैं सचमुच बहुत हैरान थी कि बात क्या हुई, और मैंने हाँ कर दिया क्योंकि सपना मेरा अब जन्म लेने लगा था। कोरोना इतना भयानक फैला कि छोटे से सेक्टर 11 में लगभग 50 लोग भगवान के पास चले गए। उनको कोरोना छीनकर ले गया और मेरे कलेजे में नश्तर बढ़ता चला गया। कितना पॉपुलेशन है सेक्टर 11 की? सेक्टर 11 में लगभग 6000 लोग तो रहते ही हैं, जगह भी बहुत है। उसी दिन मैंने ये कहा कि इस सेक्टर को मैं इतना हरा भरा, इतना विटामिन सी से भरपूर कर दूंगी कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी ना रहे, विटामिन सी की कमी ना रहे। उन दिनों 80-90 रुपए पाव नींबू बिक रहे थे, कच्ची आमी भी ऐसे ही थी, और वही मैंने सपना अपना शुरू किया। तो कैसे काम कैसे कर रही हैं? आपने एक बताया कि कुछ आपने गार्डन बना रखा है जिसमें आप वो पौधे लगाती है, फिर उसकी पत्तियां, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे वो काम करते हैं? ऐसा हुआ, आपने देखा होगा नोएडा के जितने भी बारात घर है, कम्युनिटी सेंटर है, लोगों ने पक्के फर्श करा के ग्रेनाइट पत्थर लगा दिए हैं, यानी कंक्रीट का ही उसको महल बना दिया है। मैंने सारे में पहले खाद डलवा के घास लगवाई। घास लगवा कर 3 साल बड़े पौधे, जिसकी भी पौधे की उम्र 3 साल थी, आम, सहजन, आंवला, नींबू, सिर्फ यही पौधे खरीदे। अच्छा। उस वक्त पौधे देने में ज़्यादा मेरी मदद लोगों ने नहीं की, जो मेरी पूंजी थी, और कुछ समाज सेवी लोग भी आगे आए। अपनी फंडिंग, पर्सनल सेविंग, अपनी पर्सनल सेविंग से, और कुछ समाज सेवी लोग आगे आए। जैसे लोग अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, तो मैं वो बर्थडे केक काट कर नहीं, पेड़ खरीद कर उसी पूंजी में पेड़ लगाती हूँ। तब मैंने वहाँ पर जिन घरों में कोरोना से लोग गए थे उनको बुलाया। वो बिल्कुल अंदर ही चले गए थे, डिप्रेशन में थे, बहुत मुश्किल से उनको घर से बाहर निकाला। वे सब आए, पहले तो 1 घंटा हम रोए, खूब रोए, फिर उन्हीं के परिवारों से हमने पेड़ लगाए। आप ये समझ लीजिए कहीं उन पेड़ों के साथ वो भी जुड़ गए। मकसद यही था जी, अटैच हो, एक पेड़ से एक फैमिली की तरह अटैच हो जाए, उनको जोड़ना जी। मेरे परिवार के लिए अगर पेड़ लगाया तो परिवार उस पेड़ की तरफ देखेगा। आज आप आकर देखिए, सेक्टर 11 कम्युनिटी सेंटर एकदम हरा भरा है। उसके बाद मेरी मदद को आई नोएडा अथॉरिटी। हमारे OSD हॉर्टिकल्चर इंदु प्रकाश जी थे उन दिनों। मैं उनसे मिलने गई। मैंने कहा सर, ग्रीन बेल्ट है हमारे पास, बाकी जहाँ पेड़ लगाते हैं ऊपर बिजली की तारें हैं, मुश्किल हो जाती है। शायद तारों के चक्कर में लोग पेड़ काटते जा रहे हैं। अंडरग्राउंड जब होगा तो होगा, आप मेरी मदद करें। बहुत ही भले इंसान है। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने उनसे कहा आप हमें ग्रीन बेल्ट पर गेट लगा दीजिए। ग्रीन बेल्ट पे सिर्फ गेट लगा दीजिए क्योंकि मैंने 35 पेड़ वहाँ लगाए थे, सहजन, आम, आंवला, इमली के। तो गाय चर जाती थी। अच्छा। जब भी हम पेड़ लगाते 4 पत्ती निकलती, गऊ माता। गाय की संख्या भी सुनने में आता है बहुत, काफी ज्यादा। सेक्टर 11 में बहुत गऊएं आती हैं।
उसके बाद इंदु प्रकाश जी ने मुझे एक नहीं 2 गेट वहाँ पर लगवा दिए। वो 2 गेट लगाने से क्या है, आज मेरे पेड़ 1.5 साल के हो गए हैं। 2 या 3 साल के तो मैंने खरीद कर लगाए थे। आप देखना आज से 2-3 साल बाद सेक्टर 11 आम, आंवला और सहजन की फसल के लिए खूब जाना जाएगा। आपसे बात करते हुए आपके चेहरे पे जो चमक है और आप जैसे बात कर रही हैं कि मेरे पेड़ 1.5 साल के हो गए, लगता है कि कोई माँ अपने बच्चे के लिए बात कर रही है। मेरे लिए मेरे इतना प्यार आप पौधों को करती हैं। क्या लगता है कि नोएडा जो है वो आने वाले दिनों में अभी किस स्थिति पे है? सफाई के लेवल में भी पूरे देश में शीर्ष किस स्थान पे है नोएडा? नोएडा को स्वच्छ करने में हमारी CEO जितु महेश्वरी जी ने जितना प्रयास किया है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। क्योंकि मैं यहाँ पर 12वीं क्लास में आई थी तो मैंने यहाँ पर गंदगी, कूड़े को लेकर लड़ाइयाँ होते देखी हैं। पता ही नहीं उन्होंने कूड़ा कहाँ उठवा दिया। उतना ही सफाई कर्मचारियों ने हद से ज़्यादा सहयोग दिया। हमारे सेक्टर के 11 के सफाई कर्मचारी हैं, उनके हेड है प्रमोद, उनके ऊपर जगपाल चौधरी। एक फ़ोन करो वो भागे चले आते हैं आपके सेवा के लिए, कभी कोई भागे चले आते हैं। शायद कहीं उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, पेड़ों से तो स्वच्छता कर्मचारियों से भी। एक दिन मैं घर से बाहर आ रही थी तो सीवर के पास 4 हमारे स्वच्छता कर्मचारी बैठे थे। एक जवान लड़का बीड़ी ही पिए चला जा रहा था। मैंने पूछा ऐसा क्या तुम 4-5 बीड़ी पी चुके हो? उसने कहा मैडम मुझे नीचे उतरना है। मैं पता ही नहीं क्यों वहीं रुक गई और वही बात थी, वो नीचे उतरा और साथ ही वो बेहोशी में आ गया। उसको फौरन बाहर निकाला गया और उसका इलाज कराया गया, वो बच गया। तो हमारी CEO मैडम ने ये जो कानून बनाया है बिना ऑपरेटर्स कोई नीचे ना जाए, कारण क्या है? शायद उनका दिल भी ये जानता है। बॉर्डर पर जब कोई शहादत देता है सारा देश रोता है और उनकी मदद को आता है। सीवर में जब कोई युवा उसके बारे में चर्चा डूब के मर जाता है तो उसके घर वालों को पैसे लेने के लिए उसकी बीवी, उसकी बहनें सीवर के पास लोट कर मैंने रोती देखी हैं, तब जाके उनको मुआवजा मिलता है। मेरे दिल रोता है, मेरे आंख से आंसू बहते हैं। यही कारण है कि 15 अगस्त को मैंने जो तिरंगा रैली निकाली सिर्फ स्वच्छता कर्मचारियों के साथ निकाली। अच्छा, कहाँ सेक्टर 11 में? सेक्टर 11 में मैंने इसके वीडियोस लगाए हैं। और कहीं मेरा दिल टूटता है जब स्वच्छता कर्मचारी की आवश्यकता होती है, सब भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और उस रैली में मैं थी, मेरे साथ स्वच्छता कर्मचारी थे और 1-2 युवा और जुड़ गए, बाकी लोग नहीं जुड़े। पर ये दिन अब दूर जाने वाला है, शायद हम इनके आगे हाथ जोड़ेंगे कि आप हमारा ये काम कर दीजिए। अब हम आते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 पर। नोएडा अथॉरिटी के अफसर्स ने बहुत मेहनत की। हमारी डोरीलाल वर्मा, SC मिश्रा, इंदु प्रकाश जी, शैलेंद्र जी, अपने जल विभाग के सारे सब लोग आते थे, समझाते थे, खुद भाग कर स्वच्छता का सबक सिखाते थे। पर जो मेरा दिल कहता है, इंदौर फर्स्ट क्यों आता है? इंदौर इसलिए प्रथम आता है कि इंदौर में जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ के पुराने रहने वाले हैं, वो उस शहर को अपना मानते हैं, वो उनका घर है। नोएडा में लोग बाहर से आकर बस रहे हैं, बिहार से, बंगाल से, मद्रास से, महाराष्ट्र से, पंजाब से। वो क्या है, वो यहाँ आकर बस रहे हैं, अभी इसे अपना घर नहीं मान रहे हैं। हम अपना घर साफ करते हैं ना, इंदौर के लोग पुराने वहाँ रहने वाले थे, उन्होंने शहर को साफ कर दिया। जिस दिन हम ये मान लेंगे अब नोएडा हमारा घर है, तो नोएडा अथॉरिटी के साथ हम भी वैसे ही कमर कस लेंगे। और मैं सच कहती हूँ, तब नोएडा स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आएगा। मैंने तो मान लिया, आप कब मानेंगे? बहुत जरूरी है। मतलब अभी कौन से स्थान पे है नोएडा? अभी हमारा नोएडा पिछली बार तो आपको पता है 4थे नंबर पे था, लेकिन अभी आना बाकी है। इस बार शायद 1 नंबर आगे बढ़ जाए। सबकी मेहनत के बावजूद भी जब लोगों के दिल में नहीं जागेगा। मैं अपने घर की बात करती हूँ, मैं अपने घर में झाड़ू लगाती हूँ, मैंने डस्टबिन ऐसे नहीं रखा, दीवार पर ऊंचे थैले टांग रखे हैं। अच्छा। कारण क्या है, हर किसी को एक कुत्ता आता है कूड़ा फैला गया, कुत्ता आता है कूड़ा फैला गया। अरे मैं पढ़ी लिखी, कुत्ता तो पढ़ा लिखा नहीं है। जब मैं झाड़ू मारती हूँ, जो कागज़ आते हैं वो कागज़ वाले बिन में, कांच कुछ टूट जाए तो कांच वाले बिन में, लोहा है तो वो लोहे वाले बिन में। इतनी सी मिट्टी होती है, गीला कूड़ा मेरे घर में होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने पार्कों में, अपने बारात घर में, अपनी ग्रीन बेल्ट में SCL कंपनी की मदद से ग्रो बैग्स लगाए हैं।
हर एक को मैं कहती हूँ इस ग्रो बैग में आकर आप अपना गीला कूड़ा डालिए। शर्म आती है जब लोग अपने घर का कूड़ा फेंक जाते हैं, खासकर जो बाहर से आए लोग हैं, किराए पर रहते हैं, सुबह ड्यूटी जाते हैं, शाम को देर से आते हैं। मकान मालिक इस चीज़ में मदद नहीं करता कि उनका कूड़ा कूड़े वाले को पकड़ा दे। उनकी मजबूरी हो सकती है या लापरवाही, तो काम वाली बाइयाँ जो आकर उस कूड़े को ग्रो बैग में डाल देती है। अब मैं कैसे कहूँ नोएडा स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आएगा, जब अपने शहर के लिए हमारे दिल में वो उमंग ही नहीं है। हम कूड़े को ख़त्म नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको किसी और के आगे डाल रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि नोएडा इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है सफाई में क्योंकि वहाँ के लोग अपने नहीं है, वो अपना जगह नहीं मानते, अपनी जगह नहीं मान रहे। नोएडा अथॉरिटी के कोई कमी नहीं रह गई। आप एक फ़ोन करो गाड़ी आती है। नहीं, वो हम लोग एक अधिकारी सफाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपने देखा, एक अधिकारी हर सेक्टर में गया है, उन्होंने खुद कूड़े उठाए। इंदु प्रकाश जी चलते थे, उनके साथ पूरी टीम चलती थी, जल विभाग, बिजली विभाग, सीवर विभाग, स्वच्छता वाले, और ऐसे भाग भाग कर साफ करते थे। फिर कैसे सेक्टर गंदे हो जाते हैं, क्योंकि मैं कहाँ से हूँ, पंजाब से, आप कहाँ से, बिहार से, हमारा घर नहीं है ना। जिस दिन हम यहाँ को अपना घर मान लेंगे, यही रह रहे हैं, यही हमने घर बनाया है, यही बच्चे पढ़ा रहे हैं और यही रोजगार ढूंढ रहे हैं, तब सफाई हो जाएगी। तब उस दिन स्वच्छता सर्वेक्षण में नोएडा प्रथम आएगा। आपका अगला विजन क्या है कि आने वाले दिनों में सिर्फ सेक्टर 11 देखना है या फिर पूरे नोएडा सफाई को लेकर? हमें रोल मॉडल बनाना पड़ता है। सेक्टर 11 को उस रोल मॉडल में मैं लेके जा रही हूँ और नोएडा अथॉरिटी मेरी भरपूर मदद कर रही है, हद से ज़्यादा मदद कर रही है। उम्मीद की जाए कि आने वाले 5-7 सालों में नोएडा, जब मेरा सेक्टर चमकेगा, आसपास खुशबू जाएगी, यकीन मानिए सभी सेक्टर ऐसे ही स्वच्छ और साफ होते जाएंगे। और इसमें हमारे फुलरवा प्रेसिडेंट योगेंद्र शर्मा जी का भी बहुत हाथ है। अगर कहीं मैं अटकती हूँ तो मेरी मदद को फौरन आ जाते हैं। चलिए, मैं नोएडा के लोगों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ नोएडा को अपनी जगह माने और सफाई रखें, अपना घर माने। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। गंगूबाई काठियावाड़ी जी और सरबजीत जी, लिखने वाले जो लेखक हैं जी, उनका नाम है उत्कर्षिणी वशिष्ठ जी, उनके बारे में कुछ बताइए। उस आपसे कैसे रिलेटेड है वो, और उनके जीवन के बारे में बचपन में कैसी थी, क्या सोचते और कैसे वो लेखक बनी? मेरे जो पिताजी थे उनके दिल में लेखन था। वो लिखते थे उर्दू में, मिलाप अखबार में, कभी अपना नाम नहीं लिखते थे क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी थे। वहीं से समझ ली लिखने की शुरुआत हुई। हम 4 बहनें हैं, चारों की चारों लिखती हैं। आप उत्कर्षणी की बात कर रहे हैं, उसकी मम्मी नीलम भागी, वो आजकल ट्रैवल पर लिख रही हैं। तो वो माँ के पेट से ही ये गुण लेकर पैदा हुई है और उसने कमाल कर दिखाया। सरबजीत जब वो लिखती थी पसीनों में भीग जाती थी, आंसुओं में डूब जाती थी, उसके दिल से निकलते थे अंगार, और वो सरबजीत लिखती थी। ऐसे ही गोलियों की रामलीला, उसमें भी वो, उसका वजन ज़्यादा था, वो इतनी पतली हो गई थी कि जब घर लौट कर आई हम हैरान रह गए। और गंगूबाई काठियावाड़, इसमें तो वो जीती थी, बिल्कुल जीती थी, चलते फिरते वो इसी बाइबिक में रहती थी। और उसने क्या कर दिखाया आप सब जान रहे हैं। वो मूवी काफ़ी अच्छा लिखा है। तो उनके बचपन में ऐसा, मतलब जो कहानी है वो अभी यहीं रह के लिखती है, फिर मुंबई वगैरह शिफ्ट हो गई हो? वो यहाँ से लिखती थी, फिर वो बॉम्बे चली गई। सबसे पहले उसको जी टीवी में गई थी और जी टीवी में वो बहुत ऊपर पोस्ट तक पहुँची थी, लेकिन उसको लेखन में ज़्यादा था। तब वो बॉम्बे चली गई। बॉम्बे उसने शादी की, शादी के साथ साथ बच्चे भी हुए और वो आगे बढ़ती चली गई। उसको पहचाना श्री संजय लीला भंसाली ने। एक्स फैक्टर में वो आए थे। एक्स फैक्टर प्रोग्राम की वो प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी, सीनियर प्रोड्यूसर। तो संजय लीला भंसाली ने वहाँ से उसको देखा और अपने साथ जोड़ा। उसके बाद तो वो लॉस एंजलिस में है और हर तरह की कविताएं, काफ़ी, मतलब कविताएं नहीं, बहुत ऊपर लेवल तक लिख रही है। अब तो आप देखते रहेंगे, वो लिख कर भेजती रहेगी। आप नोएडा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं नोएडा के लोगों से ये अपील करना चाहूँगी, नोएडा पुलिस, नोएडा अथॉरिटी हमारा सहयोग करती है। सिर्फ कोसों नहीं, कमियाँ नहीं निकालो, आप आगे बढ़कर काम करो। मैं सच कहती हूँ, ये सब आपके साथ है। मैं एक महिला हूँ, जनरल सेक्रेटरी बन के आई, वो भी थोड़ी अपनी मिडिल एज में। सबसे पहली मीटिंग हमने की थी यहाँ के डीएसपी रणविजय जी के साथ, रजनीश वर्मा साथ में आए थे। उनके सामने मैंने अपने सेक्टर के बारे में बताया कि कैसे आवारा सा सेक्टर है, ये सड़क यहाँ जा रही है, ये कल्याणपुरी जा रही है, वो खोड़ा को जा रही है, कैसे समेटेंगे। मुंह से तो कुछ नहीं बोले वो, पर उन्होंने मेरा सेक्टर ऐसे बांध दिया कि आज 2-2.5 साल हो गए हैं, मेरे सेक्टर में न चोरी न उठाईगिरी, ये समस्याएं नहीं हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी नोएडा अथॉरिटी के साथ साथ। मैम से पूछते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। क्या है मैम फ्यूचर प्लान?
मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो सीनियर हैं, उनके पास अनुभव है, कृपया घर बैठकर समय बर्बाद ना करें, अपनी पोते पोतियों को हाथ पकड़ लें, उनको प्रकृति के साथ जोड़ें, उनको समस्याओं से रूबरू कराएं। ये नहीं कि बच्चों को एक जगह सुरक्षित कर दें, सारी समस्याएं हमारे लिए। बच्चा जब बाहर कदम रखता है, उसके आगे समस्या आती है तो कहीं बच्चा घबरा जाता है। सीनियर्स की ये ड्यूटी बन जाती है, अपने बच्चों को पकड़े। मिडिल एज वालों की ये भी थोड़ी सी सहयोग की ज़रूरत है कि वो आया मेड्स की तरफ ना देखे, हेल्प की तरफ ना देखे, अपने परिवार के बंदों को ही कुछ अपने अनुसार करें। कुछ हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस को बड़ों के साथ कंपेयर ना करें। आज का बच्चा बहुत बुद्धिमान है, उनको सहयोग करें, समाज को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। धन्यवाद। ये थी अंजना भागी जी। आज के खास मुलाकात में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।